जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। अब मैं यहां पर लेके आया हूं नीट और JEE का सेगमेंट। मतलब हम बात करेंगे नीट के क्वेश्चंस के बारे में, नीट के जो क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और JEE मेंस के जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे हम नीट और JEE की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है अगले सेशन में आने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक पहले एक्सप्लेन करेंगे। उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले साल या इसके पहले आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों का नीट और JEE का जो फिजिक्स का सेगमेंट है, फिजिक्स का पोर्शन है, वो इजिली आपका हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 50 क्वेश्चन आते हैं नीट में, 45 हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं, उस 45 में से आप ये मान के चले इजीली 35 से 40 आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से। मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 40 क्वेश्चन तक हम मान सकते हैं। फिर 2-4 क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस 3-4 टाइप के फॉर्मूले एक साथ यूज करेंगे, 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, तो उनको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा यहाँ पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के हिसाब से ही, बट उन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक अच्छी सी कॉपी बना ले और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उनको आप आराम से नोट करें। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, देखिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर कराऊंगा। ठीक है, आप इससे बेफिक्र रहें कि मैं कुछ ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो पेपर में नहीं आए या नहीं आता था। मैं सारे टॉपिक यहाँ पे 1 बाय 1 सारे टॉपिक बताऊंगा। जो भी टॉपिक अगर कवर नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये टॉपिक रह गया है, ये थ्योरी का टॉपिक है, इसको मैं PDF भेज दूंगा या इसको अलग से बता दूंगा। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अंधेरे में रखने का अपना कोई काम नहीं है, एकदम कट टू कट बात करते हैं। तो सीधी सीधे जो जो चीजें हैं मैं सारी चीजें यहाँ बताऊंगा, जो नहीं होगा वो मैं मना कर दूंगा कि ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट विश्वास के साथ आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लास 11th के बारे में। 11th का जितना भी पार्ट है पहले वो कवर करेंगे, फिर हम 12th वाले पार्ट में जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले हम इसके टॉपिक्स देखेंगे और इसके बाद उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सभी लोग कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें नीट, JEE और फाउंडेशन सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, JEE के मिलेंगे। अगर आप 11th या 12th में रहते हो, जैसे अब ये 11th का पोर्शन है, तो 11th वाले स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। 11th वाले बच्चे भी अगर करेंगे ना तो उनका भी मतलब फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात हो रही, तो सबसे पहले यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक, ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक चीजें जो जो आती हैं। जैसे यूनिट्स में क्या क्या आ सकता है, देखें पहले हमें यूनिट्स के बारे में अगर बताना है तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जो बेसिक यूनिट्स होती हैं MKS सिस्टम में जो यूज करते हैं वो हमारे 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 यूनिट्स यूज करेंगे। और यूनिट्स अगर यूज करेंगे तो उनके डायमेंशन भी आएंगे। तो यहां पर हम एक बात कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिट भी लिख लेंगे। जैसे कि मास की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लेंगे। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। जैसे ये M जो स्टैंड करता है ना, ये होता है मास के बारे में बात करता है। M किसके लिए आता है? मास के लिए। L जो आता है ना, ये किसके लिए आता है? तो ये लेंथ के लिए आता है। L किसके लिए स्टैंड करेगा? लेंथ के लिए। T जो आता है ये सेकंड यानी कि टाइम के लिए स्टैंड करता है। अभी यूनिट भी लिख देंगे। A आता है हमारा करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। K आता है टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। ये आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूज नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोमेट्री वाली यूनिट में आता था।
अभी नॉर्मली इसका यूज नहीं हो पाता, ऐसा कोई टॉपिक अपने यहाँ नहीं आता जिसमें इसका यूज होता है। मोल के बारे में बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये यूज हो जाता है। तो ये हमारे 7 है, कितने हैं 7 है, पहले आपको याद रखना है 7 फंडामेंटल यूनिट और डायमेंशन होंगे। अब इनकी यूनिट भी लिख लेते हैं। जैसे मास की अगर यूनिट की बात करेंगे तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, लेंथ की बात करेंगे तो मीटर होती है, टाइम की बात करेंगे तो सेकंड होती है, करंट की बात करेंगे तो एम्पियर होती है, टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडिला होती है। सीडी लिख देते हैं, यहाँ पे कैंडिला लिख सकते हैं ऐसे। और ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ये हमारे पास यूनिट्स हैं। तो अगर इनसे मिला के यूनिट बनाएंगे तो सारी यूनिट बनेगी। तो बेसिक हमारे पास ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है मैं मार्क कर देता हूं, आपको ये याद रखना है क्या, ये 7 फंडामेंटल डायमेंशन है और इनके ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इनसे मिला के फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूले से डायमेंशन भी पूछे जाते हैं, उन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उन फॉर्मूले से डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक आप लोगों को पढ़ना रहेगा, वो आप लोग अपनी बुक से पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर बात कर लेता हूं, मान लो कोई भी एक यूनिट ले लेता हूं मैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, पहले यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपको टर्म्स दे दिया, मैंने यहां पर इक्वेशन दे दिया, मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या दे दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और आपसे पूछ ले आर जो गैस कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर। ये आपको जानकारी रखनी है, ये रहना चाहिए जानकारी, क्योंकि नीट में अगर आप नीट और जेडबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक आपको पता रहेगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, मुझे गैस कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, कैसे लिखेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन एन इंटू टी। अब यूनिट लिखनी है तो यूनिट लिखेंगे, प्रेशर की यूनिट लिखेंगे, फिर वॉल्यूम की यूनिट लिखेंगे, फिर एन नंबर ऑफ मोल की, और फिर टेम्परेचर की। तो प्रेशर की यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम की लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक डायरेक्ट चीज भी पता है, वो क्या है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट आती है वो आती है जूल। क्या आती है, जूल। मतलब ये हो गया पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा, क्या आएगा, वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो मोल का तो यूनिट मोल होगा, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ये हमारे पास बन गया यूनिट, ठीक है। अब डायमेंशन अगर लिखना है तो डायमेंशन भी लिख सकते थे, जूल मतलब वर्क की बात कर रहा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपको इनमें से कोई डाउट आता है तो आप 11th वाले सेगमेंट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां मिलेगा। मोल के लिए हम लोग डायमेंशन मोल यूज करते हैं, और केल्विन के लिए के यूज होता है। अगर एक साथ लिखें डायमेंशन क्या आता, ml स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, और यहां पर मोल माइनस 1, मोल माइनस 1, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये ml स्क्वायर टी माइनस 2, मोल ऊपर गया तो मोल की पावर माइनस 1 हो गया, के ऊपर गया तो के की पावर माइनस 1 हो गया। तो ये बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले आपको सभी के याद रखने हैं, कुछ चीजों को याद रखने हैं, और फॉर्मूले याद रखोगे तो डायमेंशन बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। मेन हमें क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लो कभी अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, और आपसे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसी ने पूछा, तो अब यहां से प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, भाई वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, वैल्यू रख दिया, सब आंसर आ जाएगा। इसका डायमेंशन रखा, इसका डायमेंशन रखा, इसका रखा और वी का रखा। तो इस टाइप से हम किसी भी एक फॉर्मूले से कई सारे अलग अलग टाइप के डायमेंशन बता सकते हैं, और इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। अगर डायमेंशन पता चलेगी तो यूनिट भी पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे यहां से अगर कोई बोले यूनिट बताओ, तो मास किसके लिए स्टैंड करता है, मास, मास, तो इसका यूनिट अगर लिखे तो क्या आता, केजी आता। लेंथ के लिए क्या आता, मीटर, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। टी क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, पावर -2 लगा दिया। के क्या है, केल्विन है, केल्विन को केल्विन लिखेंगे, और मोल को मोल लिखेंगे। तो ये भी डायमेंशन ऐसा आ सकता है, मतलब यूनिट ऐसी आ सकती है। ये यूनिट लिख के दे दिया, अब बोला बताओ डायमेंशन बताओ, तो ये मास हो गया, m लिख दिया, लेंथ हो गया, l लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, सेकंड लिख दिया, t की बात कर रहा -2 माइनस लगा दिया, केल्विन की बात कर रहा k लिख दिया, मोल की बात कर रहा मोल, ये तो एक जैसे ही रहेंगे। तो ये बेसिक हो गया हमारा, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब इनसे जो डायमेंशन बनेंगे उनसे क्वेश्चन आता है, कैसे, देखो डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला आया, वो तो आपको फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक PDF अपलोड कर दूंगा, फॉर्मूले की शीट रहेगी, जिससे आप लोग उसे याद कर लेना, ठीक है।
बात करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस की, उससे क्वेश्चन आते हैं। किससे? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें हम, तो इसमें जो एप्लीकेशन आते हैं ना डायमेंशन के, उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला मान लो यहां पे एक एप्लीकेशन ले लेता हूं मैं। पहला हम यहां पे एक चीज देखेंगे, एलएचएस का डायमेंशन हमेशा आरएचएस के बराबर होता है। जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा ना, ये इसमें जितना डायमेंशन पी और वी का होगा ना, उतना ही डायमेंशन एनआरटी का भी होगा। पूरा डायमेंशन एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन क्या होता है? हमेशा बराबर। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसे क्या बताना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो ये बताता है एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन क्या होगा? बराबर। डायमेंशन ऑफ एलएचएस ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अगर एलएचएस में फोर्स है तो आरएचएस में भी फोर्स होगा, एलएचएस में प्रेशर है तो आरएचएस में भी प्रेशर होगा। टोटल एलएचएस का जो डायमेंशन आ रहा ना, आरएचएस का डायमेंशन आ रहा, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे कभी मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, मान लो e की पावर मैंने यहां पे लिख दिया xt, तो ये जो टर्म आएगा ना, ये हमारा डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस। यही अगर मान लो साइन फंक्शन आ जाए ना, साइन में प्रेशर इंटू एक्स कर दिया है कुछ भी, तो ये जो फंक्शन होगा ना, ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। इनका कोई डायमेंशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ये एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। लॉग में अगर कोई चीज आ जाए ना, लॉग यहां लिख दिया फोर्स अपॉन में वॉल्यूम स्क्वायर, तो ये जो टर्म आएगा ना, ये डायमेंशन लेस रहेगा। इनसे ही क्वेश्चन मिल जाता है एक, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इन तीन में से मिल जाते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा। लॉग का कोई भी फंक्शन है तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या आएगा? डायमेंशन 1 आएगा। डायमेंशन लेस का मतलब 1 लिख देंगे। कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब क्या हुआ? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब यहां पर एक दो चीजें और देखते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया डायमेंशन वाले। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर कुछ, जैसे एंगल का डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। और जो रेशियो में आते हैं, जो रेशियो जैसे मान लो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रेशियो में डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो कुछ डायमेंशन लेस चीजों का आप ध्यान रखोगे ना। अब यहां पर एक और दूसरा देख लेते हैं, सेकंड, इसका क्वेश्चन आता है, सेकंड वाला नंबर, ये दूसरा डाल देते हैं। एक एप्लीकेशन आता है, इसमें आपको बोलेगा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे लिख दिया मैंने, इफ x डिपेंड्स ऑन y एंड z, y और z पे डिपेंड कर रही है, तो फॉर्मूला बनाओ। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? हमें फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो अगर x किसी पे डिपेंड कर रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम x को x लिखेंगे, यहां कांस्टेंट k आ जाएगा। यहां y की पावर हम ले लेंगे कुछ भी, मान लो मैंने y की पावर ले ली a और z की पावर ले ली मैंने b, ऐसे। अब दोनों साइड का डायमेंशन रखेंगे, दोनों का डायमेंशन एलएचएस आरएचएस का। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, हट जाएगा। y का डायमेंशन लिख देंगे जो भी होगा, अभी नहीं पता हमें। z का डायमेंशन लिखेंगे जो भी होगा, और इनको हम डायमेंशन लिख के कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और जो a और b की वैल्यू आए वो यहां रख देना इक्वेशन नंबर 1 में। जो a और b की वैल्यू आए वहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न है। तो ये लगभग जो डायमेंशन के क्वेश्चन है वो यहां से बनते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको नोट कर लो। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं कैसा चल रहा है, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, सही है, सारी चीजें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा चल रहा है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे एरर का एक क्वेश्चन आता है, एरर के क्वेश्चन देखे जाते हैं। एरर क्या होती है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो अगर एक्यूरेट मेजर नहीं करा, हमने मेजर नहीं कर पाए एक्यूरेट, तो एक डिफरेंस आएगा। मतलब ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, मान लो हमने किसी लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, 10 मीटर का था, मैंने मेजर करा, मैंने 10 मीटर से ज्यादा मेजर कर दिया, लिख दिया मैंने 10.1 मीटर आया, तो 0.1 की एरर हुई ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या एरर? तो जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें मैंने मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? एरर। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर। सिंपल सा। अब एरर के कई अलग अलग टाइप होंगे, यहां पर जो हमारे काम आने वाला है सिर्फ हम वही बात करेंगे। जैसे कि एक आएगा हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे आएंगे? ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ें, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। किससे? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा ए, डेल्टा बी, जो भी क्वांटिटी होगी उसमें डेल्टा लगाएंगे। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? तो जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, मान लो मैंने एवरेज वैल्यू ली है किसी की ए, ऊपर बार भी लगा सकते हैं, इसे एवरेज वैल्यू बोलेंगे। एवरेज वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहली क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अभी इसमें परेशान नहीं होना, अभी क्वेश्चन आएंगे फिर ज्यादा समझ आएगा, और आपने पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एब्सोल्यूट एरर के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू में से ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, या मेजर्ड वैल्यू में ओरिजिनल एवरेज वैल्यू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाद में इसका मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, इसका भी मीन लेंगे, आगे और भी वैल्यू आएंगी, उन सबका मीन ले लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव एरर। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे हम? ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ डेल्टा एक्स मीन। मैंने बताया ना इसकी कई सारी वैल्यू आएंगी, उन सबका एवरेज ले लेंगे तो मॉड एक्स लिख दिया, और डिवाइड बाय जो ट्रू वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी मैंने ले लिया एक्स। ऐसे जैसे अभी ये लिखा था ना मैंने, इसको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स मीन माइनस ओरिजिनल वैल्यू। फिर ऐसे डेल्टा एक्स आता, ये 1 का था, ये 2 का आता, क्या आता? एक्स मीन माइनस एक्स 2। फिर इसका एवरेज ले लेते। एवरेज कैसे लेते? दोनों को ऐड कर देते, मॉड के हिसाब, मैग्नीट्यूड लेते। भाई मान लो कोई नेगेटिव आया या कोई पॉजिटिव आया तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें दोनों ऐड करना है। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज आता है, ये वाला। इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसको ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू यही थी ना, इसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे या हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ये हो गया रिलेटिव। परसेंटेज एरर देख ले, परसेंटेज एरर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रिलेटिव एरर में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका? 100 का, तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ अलग अलग टाइप आते हैं, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट यहां से आएगा, ये वाले इंपॉर्टेंट। देखो ये बेसिक फॉर्मूले, जैसे एक ये याद रख लेना है आपको, एक ये याद रख लेना है, एक ये याद रख लेना है। ठीक है, ये इनका ज्यादा यूज होगा। अब इसमें जैसे कि मान लो परसेंटेज एरर निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर, और आपको ऐसी इक्वेशन दे दी मैंने, z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। इसमें परसेंटेज एरर निकाल, कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज एरर? तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे। तो इसका रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं? डेल्टा z बाय जेड, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। देखो यही लिखा था रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव डेल्टा ऑफ दिस बाय दिस, तो डेल्टा z बाय जेड। इसमें अगर रिलेटिव एरर लिखेंगे तो कैसे? सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी जो भी होगी, और डेल्टा 1 अपॉन a, ये हो गया रिलेटिव एरर। इसकी बात करें, प्लस लगाते हैं बीच में, पावर आगे आ जाती है, इसको लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b, फिर प्लस लगाएंगे, पावर आगे आ जाती है, क्या लिखेंगे? डेल्टा c अपॉन c। ऐसे ये हो गया रिलेटिव एरर के फॉर्म पे। अब परसेंटेज एरर करना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा डेल्टा z बाय जेड इंटू 100। ये आएगा p को p लिखेंगे, डेल्टा a बाय a
इंटू 100 प्लस क्यू को क्यू लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस आगे भी ऐसे लिख देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क कर लेंगे हम लोग। ये पैटर्न आना चाहिए आपको। इसका एक पैटर्न और देख लेते हैं, एक और आता है वो देखें। अगला पैटर्न क्या है? अच्छा क्वेश्चन आ गया कि 2 मिनट, यहां पर हमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। चलो एक यहां पर देखो, एक पैटर्न ये आता है, जैसे दो क्वांटिटी ऐड हो रही, इफ मैंने यहां पे दो क्वांटिटी ऐड करी, z इक्वल टू a प्लस बी लिखा या a माइनस बी लिखा। अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उस समय एरर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो इसमें एरर ऐसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन नॉट अपॉन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे। मतलब ये है कि इनका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमेशा ऐड होगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा, चाहे क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो और चाहे क्वांटिटी हमारी ऐड हो रही हो, हमेशा ऐड होगा। ठीक है, तो एक ये पैटर्न ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक आता है, अगर मान लो कभी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो या दो क्वांटिटी कभी डिवाइड हो रही हो। अब अगर जो एरर देखेंगे तो वो आएगा हमारा रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होगा। इसमें क्या आएगा? रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होगा। बस इतना ही है जो इस चैप्टर में आएगा। फिर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हमारे पास मैंने क्या बताया? एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला। ये कब आया था? डेट इसमें मतलब वो नहीं पढ़ा है कि आया कब था, ईयर इसमें मेंशन नहीं है, बाकी सब में मेंशन कर रखा है, ये रह गया होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है। अब बताया ए कांस्टेंट है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट एंड टी इज अ टाइम। टी टाइम है और ए कांस्टेंट है। द कांस्टेंट ए की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल टर्म है। क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म। अब मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल टर्म जो रहता है उसका डायमेंशन कितना रहता है? 1 के बराबर। मतलब यहां पर ये क्लियर है, ए टी की पावर 2, ये पावर 2 है ना, जो 2 लिखा है ना, ये पावर में है। तो ए टी की पावर 2 जो है, इसका डायमेंशन क्या आएगा? 1 के बराबर। भाई ई की पावर में है ना, ई की पावर में जो भी टर्म होता है उसका डायमेंशन 1 के बराबर होता है। मैंने कर दिया। तो यहां डायमेंशन ए का निकालना था, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखते? टी स्क्वायर को डिवाइड कर देते तो 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। और टी का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन इसका डायमेंशन टी की पावर 2। तो टी की पावर 2 को ऊपर लेके चले जाओ तो क्या आता है? टी की पावर -2। मतलब ए का डायमेंशन क्या आएगा? टी की पावर -2। देख लो, मिला लो आंसर। तो हैज डायमेंशन टी की पावर -2, करेक्ट हो गया। देखो डायमेंशन लेस है नहीं, डायमेंशन टी की पावर 2 है नहीं, डायमेंशन ऑफ पी है नहीं। देखो एक और चीज देखो, यहां पर अगर देखें ध्यान से, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे का होगा। तो इसका डायमेंशन पी है, अगर प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, और ये तो डायमेंशन लेस है ना पूरा। ये क्या है? पूरा डायमेंशन लेस है। यही बताया ना मैंने, जो ये आ रहा है एक्सपोनेंशियल वाले पूरे टर्म्स का डायमेंशन 1 होता है। तो इसका डायमेंशन तो 1 हो गया, तो ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखें। अब ये देखो, थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है, 2024 में आया था नीट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। डायमेंशन बताना है सॉलिड एंगल के जैसा हो। क्या लिखा है? द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। तो देखो, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो, दोनों का डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है। प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है डिग्री या रेडियन। क्या लेते हैं? रेडियन भी लेते हैं और डिग्री भी लेते हैं। और सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है ना, सॉलिड एंगल, वो होती है हमारे पास स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, यूनिट होती है। अच्छा इतना ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसकी डिराइव्ड यूनिट है तो डायमेंशन जरूर बनेगा। ध्यान से सुन लो, डिराइव्ड यूनिट अगर है,
फंडामेंटल से मिलके जो यूनिट बन रही है, अगर ऐसा है तो उसका डायमेंशन जरूर बनेगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर देखे तो सॉलिड एंगल का बताना था डायमेंशन। देखो स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, एकदम सही बात है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, एकदम सही बात है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। यहां पर आ जाओ, स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। स्ट्रेस को क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका तो डायमेंशन आएगा ना, फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। कितना आएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। और एंगल का डायमेंशन नहीं है, इसका तो डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसका तो है ना। फिर इसके बाद स्ट्रेन एंड आर्क। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशन लेस। क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको लिखेंगे डायमेंशन लेस। इसको ऐसे लिख लो ना, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये भी डायमेंशन लेस हो। आर्क, आर्क तो मीटर में आएगा ना भाई। अगर ऐसे आर्क खींचोगे, कोई बोले कि आर्क की लेंथ बताओ, तो मीटर में आएगी ना, तो आर्क में तो मीटर आएगा। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का डायमेंशन बता, एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखो आंसर तो एक में आ गया, लेकिन हमें सारी चीजें समझनी रहेंगी, जिससे क्या होगा, बाकी की चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। अब इसका डायमेंशन अगर देखते हैं तो डायमेंशन क्या आता है? टी की पावर माइनस भाई 2 पाई तो एंगल है, एंगल का डायमेंशन होता नहीं है। और टी क्या है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होगा टी, ऊपर गया माइनस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? स्ट्रेन एंड एंगल। हम यहां पर जो सॉल्व कर रहे हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का एनालिसिस भी समझेंगे, ताकि इन सभी से मिलकर अगर कभी कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, तो वो पैटर्न आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आया था नीट 2024, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेई में, जेडबलई में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, देखें लिखा फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। ऐसा फैक्टर बताना है जो डायमेंशनलेस हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, और ऑप्शन अल्फा बीटा के टर्म्स में दिए हुए। तो डायमेंशनलेस। देखो एक चीज पहले समझो, ये जो इधर फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। भाई देखो दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये LHS में फोर्स है तो RHS में फोर्स होगा। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। LHS में फोर्स है तो RHS में फोर्स होगा, सही बात है। अब ये दोनों दो चीजों में ऐड हो रहा, तो भाई फोर्स और फोर्स ही तो ऐड होंगे, फोर्स और फोर्स ऐड होंगे। ठीक है, फोर्स और फोर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स माइनस प्रेशर कर दे, नहीं हो पाएगा भाई। फोर्स और प्रेशर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, अलग अलग है। तो फोर्स और फोर्स ऐड होंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, पक्की बात है। मतलब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, जो डायमेंशन फोर्स का वही डायमेंशन इसका, ऐसा लिखा जा सकता है। और एक और चीज ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इक्वल टू बीटा टी, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका भी होगा, बराबर। भाई ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, सब तो फोर्स है। अब हमें पूछा है कि फैक्टर बताना है जो डायमेंशन लेस हो, और ऑप्शन यहां बीटा टी अल्फा टी, मतलब अल्फा बीटा और टी के टर्म्स में दिया है। तो ध्यान से अगर देखें तो यहां से अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा? अल्फा का जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है फोर्स अपॉन में टी स्क्वायर, यही आ रहा ना। और यहां से बीटा का डायमेंशन क्या आ रहा है? तो बीटा का डायमेंशन आ रहा है फोर्स अपॉन में टी। दिखा कुछ? दिखा? बिल्कुल दिखा। क्या दिखा? देखो मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं कि अल्फा का डायमेंशन ये आ रहा, बीटा का ये आ रहा, मतलब मैं एफ अपॉन, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एफ अपॉन में टी और इंटू 1 अपॉन में टी। बोलो ऐसा लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो भाई साहब एफ अपॉन टी को तो बीटा लिख सकता हूं ना मैं। तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू ये हो गया बीटा का डायमेंशन, और ये हो गया 1 अपॉन टी। सही है? मतलब अब यहां देख लो, यहां पर डायमेंशन लेस बनाना था, डायमेंशन लेस कैसे बनाएंगे? टी का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया अल्फा टी, और बीटा को इधर ले आओ तो बीटा, बराबर कितना आ गया? 1। डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटी होगी? तो देखो अल्फा ये टी इधर आ गया, बीटा नीचे आ गया, तो ये 1 के बराबर, मतलब ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन क्या रहा? 1 के बराबर।
इसका डायमेंशन क्या आया 1 के बराबर, तो ऑप्शन क्या हुआ अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा टी अपॉन बीटा। बना, डायरेक्ट बना। समझना कैसे है वो देखो, यहां से हम लोग अल्फा चाहो तो ऐसे कर, अल्फा का डायमेंशन निकाल लेते, बीटा का डायमेंशन निकाल लेते, फिर देखते, फिर भी बनता। तो इसको हम इस मेथड से इजीली कर सकते हैं। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि एफ अपॉन टी है, तो यहां पर इसको बीटा लिख सकते थे, तो मैंने इसको बीटा लिखा और टी नीचे था, डायमेंशन लेस बोला था। अगर अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन पूछता तो अल्फा बाई बीटा कर देते, तो 1 अपॉन टी आता। बीटा का डायमेंशन बोलता तो अल्फा इंटू टी आता। इन्होंने पूछा डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटी होगी, तो जो जहां जा रहा है उसको बेस के 1 के बराबर कर दिया, डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, डायमेंशन लेस मतलब जिसका डायमेंशन 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार मैं स्क्रीन चेक करूंगा, इसके बाद अगला बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कट हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, सही कर दिया मैंने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये एक आया है एरर का क्वेश्चन। किसका आया, एरर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, टू रेजिस्टेंस आर गिवन R1 इक्वल टू दिस, R2 इक्वल टू दिस। इनमें ये एरर है, ये कौन सी, ये एरर वाला पार्ट रहता है, जो एरर हो रही है। ये ओरिजिनल वैल्यू है 15 और 10। बोला द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है आरपी, दो रेजिस्टेंस है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू तो देखें, एरर देखेंगे अभी बाद में, पहले ओरिजिनल वैल्यू देखें। ओरिजिनल वैल्यू जो हम देख रहे हैं, R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 15। ये ओरिजिनल वैल्यू है ना 10 और ये 15। एरर इसमें दोनों में बराबर बराबर हो रही। इसको लिखा 10 प्लस 15, कितना आ गया, ये आ गया 150 और ये आ गया 25, बराबर है भाई। ये हो गया हमारा 150 और ये 25 से कट करो कितना है 6, कितना आ गया 6। ये आ गया आरपी की वैल्यू। अब एरर का देखें, तो एरर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो ये पहला हम ये देख लो, हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा था, यही फॉर्मूला था ना, ऐसे 1 अपॉन R1, इसी को लिख रहा हूं मैं ऐसे। अब एरर जब निकालेंगे तो इसमें एरर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इक्वल टू स्क्वायर आता है, ये हो गया डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये एरर का फॉर्म है, इसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्म जो रहेगा वो ये रहेगा। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा लिखा जाता है। अब सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लो यहां से। देखें अब हमें क्या करना है, डेल्टा आरपी नहीं पता है, आरपी तो पता है ना, और R1 पता है, R2 पता है, और ये डेल्टा R1 हमारा कितना है, एरर इन R1, R1 में एरर क्या थी 0.5, R2 में कितनी थी 0.5। तो यहां से डेल्टा आरपी निकाल लो बस, डेल्टा आरपी इक्वल टू इस आरपी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू आरपी प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू आरपी, ऐसे लिख दिया, स्क्वायर है आरपी स्क्वायर। वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है, वैल्यूज रखें। तो डेल्टा R1 की वैल्यू क्या थी 0.5, पहले वाले में एरर। R1 ओरिजिनल था, ओरिजिनल की वैल्यू क्या 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू आरपी की वैल्यू कितनी है, तो आरपी हमारे पास आया है 6, टोटल इक्विवेलेंट 6 का स्क्वायर करो कितना आ गया 36 प्लस यहां R2 क्या है 0.5 और R2 स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या 225 इंटू आरपी स्क्वायर क्या है 36, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना। बस सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। सॉल्व तुम कर ही सकते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, इसको इजीली सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये 0.5 यहां भी है, 0.5 यहां भी है, 36 यहां भी है, 36 यहां पर भी है। हमें क्या बताना है इसमें, परसेंटेज एरर बताना था, क्या परसेंटेज एरर बताना है। तो परसेंटेज एरर बताना, आरपी बाय आर अगर कर दें, आरपी मैं परसेंटेज एरर मैं इजी करना चाह रहा था,
कोई बात नहीं, आइए डेल्टा आरपी निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो एक यहां से आरपी को कर देते तो ज्यादा बेटर होता, परसेंटेज एरर आ जाता, है ना। चलो अभी इतना कर दिया, इसको कर ही लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, 0.5 और 36 कॉमन है, कॉमन कर लो। तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास डेल्टा आरपी इक्वल टू 0.5 भी कॉमन कर लिया और 36 भी कॉमन कर लिया। बचा क्या यहाँ पे, 0.5 और 36, 1/100, और यहाँ क्या बचा 1/225, यही बचा 1/100 और 1/225, ये बचा 1/100 प्लस 1/225, ऐसा, ठीक है। अब एक काम करो, परसेंटेज एरर के फॉर्म पे लिखना है। परसेंटेज एरर के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना है, 36 का आधा है, 18 बचेगा। ये कितना आया, इधर चला गया, इसको 100 को 100 लिख लो, 225 को 225 लिख लो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 225 अब प्लस 100, ऐसा। ये आ गया डेल्टा आरपी। परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा आरपी अपॉन में आरपी और इंटू 100, यही होता है ना परसेंटेज एरर का फॉर्म। ये रिलेटिव एरर हो गई, 100 का मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें क्या करा, ये जैसा वैसा लिख दो, 18 ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया 325 डिवाइड बाय 100 इंटू 225 और इंटू 100। एक चीज और देखो, आरपी भी तो डिवाइड है, और आरपी की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। आरपी की वैल्यू कितनी आई थी, 6। अब सॉल्व कर लो इसको, 6 से कट करो कितना आया, 3। 6 से कट किया कितना आया, 3, और ये 100 से ये 100 गया, 225, और इसको कट सॉल्व कर लो, 25 से कट करो इसको, तो 25 एक बार जाएगा। अगर 325 है ना, अगर 25 से कट करते, 4 4 8 4 12 1 13 13 आता, 25 से कट करते। यहाँ 25 से अगर कट करते कितना आता भाई, 100 मतलब 25 को अगर, मतलब 100 को 25 से डिवाइड करते 4 आता है, तो यहाँ 4 4 8 और 1 9, यही आता। 3 से कट कर लो इसको, कितना आया 3, और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 बार गया 12, 1 बचा, 0 बढ़ाओ 3 बार गया, 4.33% आता। क्या आता, 4.33। बस इसको हमें थोड़ा स्पीड से करना रहेगा। अब वो मैंने जो पैटर्न बताया उसके हिसाब से करोगे जैसे, तो स्पीड बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4.33%, और ये JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, 4.33%, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, बाकी इजीली बनेगा। कैलकुलेशन कभी भी टिपिकल नहीं आती, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी कैलकुलेशन आएगी जो इजी बने, बस आपको इजी करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक नया पैटर्न ये भी है, ये भी आया था जेई मेंस 2023 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 प्लस 0.5, बॉडी का मास दिया है, ये ओरिजिनल है और ये इसमें एरर है, ठीक है। इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है और ये इसमें एरर है। बोला इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यही होता है। तो लिख दिया हाफ, मास कितना है ओरिजिनल इसका 5, और स्पीड कितनी थी 20, 20 का स्क्वायर करे कितना आता, यहां 20 का स्क्वायर लिख लो, हाफ mv² से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, कितना आता, तो ये आ गया हमारा 20 का 400 और ये 5 और अपॉन में 2, 2 से कटता 200, 200 इंटू 5000, 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन इसने बोला है परसेंटेज बताना है ना, क्या बताना, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो 1000 तो आया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो 1000 ओरिजिनल है, और जो एरर आएगी वो ये तो ये आएगी, या तो ये आएगी। एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो याद करो प्रोडक्ट के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर, याद करो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वहां हमने रिलेटिव एरर को ऐड करा था। कैसे लिखेंगे, डेल्टा के अपॉन में के इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम,
भाई 1/2 में तो कोई एरर नहीं होगी, नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं होती, तो नंबर हटा देंगे, मास पे एरर होगी, ये आएगी रिलेटिव एरर मास पे, प्लस अब इसमें एरर v की पावर 2 में एरर कैसे लिखेंगे, 2 आगे आ गया पावर और डेल्टा v बाय वी, ऐसे एरर लिखेंगे। वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, तो ये लिखा डेल्टा k बाय के इक्वल टू डेल्टा m की वैल्यू क्या है जो एरर हो रही 0.5 और मास की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया, प्लस 2 को 2 लिखा, डेल्टा v एरर कितनी हो रही है v में 0.4 डिवाइड बाय v कितना है 20, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/10। ये ध्यान रखना 0.5 अगर कहीं लिखा इसका मतलब 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तो 1/10 हो गया, प्लस लगाया, ये 2 से कट किया 10 आया, बराबर है, 2 से कट किया 10 आया, तो ये हो गया 1/10 और 0.4 को हटाया तो ये आ गया 4/10, बराबर है, तो ये कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, कॉमन कर ले 1/10, ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस यहां लिख सकते हैं 4/100 यानी कि 0.04, इसको 0.1 लिख सकते हैं, एक काम करो ना ऐसे लिख लो, देखो कैलकुलेशन आपके लिए मैं सिंपल बता रहा हूं जैसे इजी हो जाए, तो इसको एक काम करो ना ऐसे कर दो, 1/10 को 0.1 लिख लो और इसको लिख लो 100 से डिवाइड हो रहा 0.04, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां 0 लगा सकते हैं ना, ठीक है, तो ये आ गया इधर 4 1 पॉइंट 0.14, बराबर है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा के बाय के, लेकिन पूछा उसने था काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, तो एरर बताना था, के का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, के का मल्टीप्लाई, डेल्टा के आ जाएगा, तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आई, तो डेल्टा के को हमने लिख दिया 0.14 इंटू के, और के की वैल्यू 1000 थी, 0.14 इंटू 1000, पॉइंट हटाया कितना आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना है 140, डेल्टा के की वैल्यू, मतलब अगर ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे तो कितना लिखेंगे के प्लस डेल्टा के, ऐसे लिखते हैं ओरिजिनल फॉर्म हम, तो के की वैल्यू कितनी थी 1000 प्लस माइनस डेल्टा के कितना आया 140, मतलब डेल्टा के की वैल्यू 140 आई, ओरिजिनल तो हमें पता ही था, ओरिजिनल तो हमें पता ही था 1000, तो 1000 और 140 ये आ गया पहला, ठीक है, अभी इसको उठा के नहीं रख देना, ये डेल्टा के बाय के है, हमें एरर जब लिखते हैं ना, एरर जो लिखते हैं ना वो कैसे लिखते हैं, डेल्टा के बाय के हमारे पास आया ये, हमें डेल्टा के चाहिए तो के का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग अब कर लोगे, ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा अभी करा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन लिखा है मेटल वायर हैज मास दिस वन, रेडियस इतनी, लेंथ इतनी, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, क्या बताया परसेंटेज एरर, कैसी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं लिखा इन्होंने, मास को तो मास लिखा है, इसको लिख रहे हैं लेंथ एरिया इंटू लेंथ, लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। अब अगर हम देखें तो मास को मास लिखा, देखो ग्राम पे है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारे पास एरर है, ये एरर है। एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे या पाई डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बराबर है, वो नंबर से में लेना देना नहीं है, फिर बोल रहा हूं नंबर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, तो इसको एक काम करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परसेंटेज एरर बोला था ना, इसको ऐसे ना करो, इसको डायरेक्ट करो, भाई डेंसिटी का बोला, जस्ट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और लेंथ को लेंथ लिखा, ऐसे पहले लिख लिया ऐसा, अब इसमें एरर लिखो, एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 इक्वल टू मास में क्या आएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डायमीटर दिया था ना, रेडियस दिया था, आर लिख ले, तो इसको आर लिख लो, रेडियस दिया था आर लिख लो, रेडियस में एरर क्या आएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, लेंथ में कितना आएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ऐसा लिख लिया,
ठीक है, अब इसमें एरर लिखो। डेल्टा एम क्या है? चेंज मास में कितना? 0.002, यही है ना, 0.002। एम कितना है ओरिजिनल? 0.4 इंटू 100, ये हो गया मास का। प्लस लगाया, 2 को 2 लिखा। डेल्टा आर कितना है? रेडियस में कितना है? 0. ये चेंज इन 0.001, 0.001, और ओरिजिनल कितना था? 0.3 इंटू 100 प्लस लेंथ के बारे में बात करो, लेंथ कितना है? 0.02, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 5 इंटू 100। एक चीज और देखो, मीटर सेंटीमीटर का यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर लेता हूं, इजी। देखो इसका अगर पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता? इसका पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता? 1000, 1000 आता है। और इसका पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या आता? 0। तो ये 1000 से 1000 तो भाई निपट गया। ये बचा क्या? 1/2। कितना बचा? 1/2। इधर आ जाओ, इसका पॉइंट हटाते तो कितना आता नीचे? 1000। इसका पॉइंट हटाते नीचे ऊपर कितना? 0। 100 से पूरा 1000 कट जाता, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका पॉइंट हटाते नीचे कितना आता? 100। 100 से ये 100 कट गया। बच क्या रहा? यहां बच रहा है 1/2, बराबर है। यहां क्या बच रहा? 2 बाहर है, पहले 1/2 लिखो। इधर इधर लिखा हमने डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर 1/2% प्लस ये 2 को 2 लिखा। यहां क्या बच रहा था? डेंसिटी इसमें बच रहा 1/3, 1/3 कितना बचा? 1/3% में, प्लस लास्ट वाले में क्या बच रहा? मास वाले में, लेंथ वाले में बच रहा 2/5। कितना बच रहा? 2/5। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। तो इसको देखो तो ये तो आधा % हो गया, 0.5। 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.667 लिख सकते हो ऐसे, बराबर है भाई। एक तरह का 20/3 समझ लो, तो 3 से डिवाइड 6 बार जाएगा, बराबर है। इधर आ जाओ, इसको लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। अब ऐड कर लो इनको, ये हो गया हमारे पास 0.9 और ये हो गया 0.66। कितना आ गया? 1.56 या 57%। ये परसेंटेज एरर आएगी। देखो ऑप्शन 1.3 हो नहीं सकता, 1.2 है नहीं, 1. ये 1.66 आगे का नहीं लिखा है, ठीक है। 1.6 आएगा, कहां गया? 1.56 है, 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक आ गया क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। मैं ये अपलोड करूंगा, है ना, ये पीडीएफ जो आएगी ना, इसको मैं अपलोड करूंगा। ये जो पूरा बनेगा इसको अपलोड करूंगा, आप समझ सकते हो। बस मेरा इतना ही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। आप पढ़ो, आप भी पढ़ो, ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं पढ़ना, आप भी पढ़ो, बाकी लोगों को शेयर भी करो। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए रहता है सभी टीचर्स को, ठीक है। अब देखिए 2023 में आया था जेई मेंस का। अब अच्छा ये नहीं सोचना कि जेई मेन का है तो जेई मेन में ही हो जाएगा, भाई ये मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो ये फिजिक्स है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो कैसा भी पैटर्न बना के आएगा, तो ये पैटर्न आते हैं। अब इसमें क्या लिखा? इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। देखो यहां पर ये सारे फंडामेंटल है, तो डेंसिटी का डायमेंशन बताओ। तो जिसका डायमेंशन बताना है उसको ऐसे लिखो, कांस्टेंट K लगाओ, किसका? फोर्स, फिर क्या है? वेलोसिटी, फिर क्या है? टाइम, ऐसे लिख लो। जिसका डायमेंशन बताना है या डिपेंड करता हो तो ऐसे लिख सकते हैं। डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स कर रहा था, वेलोसिटी कर रहा था, टाइम कर रहा था, या डेंसिटी का डायमेंशन बताना है इनके टर्म, ऐसे बताओ। अब इनके एक्सपोनेंट्स ले लो, इसका मैं पावर ले लेता हूं A है, इसका पावर ले लेता हूं B है, इसका पावर ले लेता हूं C। ये आप पहली लाइन में ही करके रखो। अब डायमेंशन लिखो, इसका डायमेंशन क्या होता? डेंसिटी का ml-3, ये आपको डायमेंशन आने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता? mlt-2 की पावर A। वेलोसिटी का क्या होता? lt-1 की पावर B। और टाइम का क्या होता? t। ध्यान रखना इनका नाम है ना, कि सिंबल अलग हो सकते हैं, नाम कभी कभी चेंज कर देता है। अब इसको डायमेंशन एक साथ इक्वेट करेंगे,
ml-3 को ऐसे लिखा। पहले मास की पावर एक साथ लिखो, तो मास की पावर तो a है और तो है ही नहीं मास की पावर, भाई a का मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर a। लेंथ की पावर देखो तो लेंथ की पावर a है, लेंथ की पावर यहां b है और कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई अगर कुछ होता है तो पावर ऐड हो जाती है। टाइम की पावर देखो, t की पावर यहां -2a है, t की पावर यहां -b है और यहां t की पावर c है। ऐसे पावर इक्वेट कर ले, अब ये हो गया। अब LHS RHS को कंपेयर करेंगे, यहां मास की पावर 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने कंपैरिजन करा, मास की पावर a है, यहां मास की पावर 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। लेंथ की बात करो तो लेंथ की पावर a प्लस b है और यहां लेंथ की पावर -3 है। a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू नहीं आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी तो b इक्वल टू आ गया हमारा -4। अब यहां पे आ जाओ, ये हमारा t की पावर -2 है -b प्लस c और यहां t की पावर तो है नहीं, 0 है। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, माइनस को -2 को 2 लिखा, a की वैल्यू 1 है 1 लिख दो, b की वैल्यू -4 है +4 हो गया, माइनस लगाया, b की वैल्यू -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। ये कितना 4 में से 2 गया, 2 बचा प्लस का, उधर भेजा -2। ये आ गई एबीसी की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप क्या करो, उठा के यहां रख दो तो ये इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, डेंसिटी इक्वल टू के तो कांस्टेंट हटा दो, फोर्स की पावर ए की वैल्यू तो 1 है तो फोर्स आ गया एफ, फिर वेलोसिटी की पावर बी, वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी की पावर बी मतलब पावर -4 और टाइम की पावर सी, टाइम को टाइम लिखो, पावर कितना -2। ये आया इक्वेशन इसका। ऐसा इक्वेशन आपको देखने को वहां मिलेगा। ठीक है, वैल्यूज देख लेना एक बार ध्यान से, कैलकुलेट कर लेना, ए बी सी किसकी पावर थी उसका भी ध्यान रखोगे। तो ये एक पैटर्न, इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन नहीं दे पाया मैं क्योंकि ऐसी इक्वेशन बनाना मुश्किल था उस समय, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2023। क्या क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर और y माइनस बी इक्वल टू RT। x प्रेशर है, y वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T ये टेम्परेचर है। ये सारी चीजें आपने देख ली। द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू रेशियो A अपॉन बी इज, A अपॉन बी जो आएगा वो क्या होगा, एनर्जी होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, क्या होगा। तो A और B का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। हमें एक चीज पता है, क्या, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट। तो जो B का वही Y का, तो Y का नाम क्या था, तो Y वॉल्यूम था, मतलब डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Y। अब Y क्या है, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3। तो B का डायमेंशन तो आ गया भैया। दूसरा, जो डायमेंशन X का होगा वही डायमेंशन इस पूरे का होगा, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो X का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या हुआ, सेम, एक जैसा। मतलब जो डायमेंशन X का होगा वही डायमेंशन होगा A अपॉन वाई स्क्वायर, A अपॉन वाई स्क्वायर। हमें तो A का डायमेंशन चाहिए था ना, तो डायमेंशन ऑफ A, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डायमेंशन ऑफ X, डायमेंशन ऑफ वाई स्क्वायर। X क्या था, X क्या था, X प्रेशर था तो इसको लिख दिया प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन। Y क्या है, Y वॉल्यूम था, वॉल्यूम की पावर 2 तो ये हो गया L की पावर 6। भाई वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब, L क्यूब का स्क्वायर करोगे L की पावर 6 हो गया। इसका इसको सॉल्व कर लो तो क्या आता है, m की पावर 1 L की पावर 5 और t की पावर -, यही आता। ये A का डायमेंशन है। पूछा क्या था, A अपॉन बी पूछा था, ये लो A अपॉन बी क्या आता, तो A अपॉन बी, A का वैल्यू कितना है, ml पावर 5 और t की पावर -2 और B की वैल्यू क्या आई है, B आया है L क्यूब। कट करो इसको, m को m लिखा, 3 पावर से 3 पावर कट, L की पावर 2 बचा और t की पावर -2 बचा। और ये डायमेंशन किसका होता है, एनर्जी का। किसका होता है, एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी या वर्क डन। तो आंसर क्या आया, एनर्जी। बना क्वेश्चन सिंपल सा। अब वैसे ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। इसको लिखते हैं P प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन क्या नाम है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर
V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन है, वहां से हमें पता चलता है। मैं इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन में V स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को उन्होंने चेंज कर दिया, V वॉल्यूम की जगह Y कर दिया, बाकी वही है, ठीक है, और प्रेशर की जगह X कर दिया था, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ रो इज द डेंसिटी एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड व्हिच फ्लोज विद अ स्पीड v इन द पाइप ऑफ डायमीटर d, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का करेक्ट फॉर्मूला बताना है, जेई मेंस 2022 में आया हुआ था, ठीक है। देखो, हमें एक चीज पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ना, उसका डायमेंशन 1 होता है, या यूनिट भी उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो हम इनमें ये बात, अगर जो फॉर्मूला करेक्ट होगा उसकी जो डायमेंशन है वो 1 के बराबर आएगी, मतलब कुछ भी नहीं आएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं सभी फॉर्मूले को, एक एक जल्दी सॉल्व हो जाएगा एक्चुअल में। पहले वाले को चेक करें, तो डायमेंशन ऑफ रो वी डी अपॉन ईटा, इसको अगर चेक करें तो रो मतलब डेंसिटी ml माइनस 3 लिख दिया, वेलोसिटी lt माइनस 1 लिख दिया, डेंसिटी ये d क्या है, डायमीटर है, l लिख दिया, ठीक है। और इसका होता है विस्कोसिटी का ml माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक करो, m से m कट गया, t की पावर माइनस 1 से t की पावर माइनस कट गई, l की पावर 2 से 2 कट गया, देखो l की पावर 2 है ना, दो पावर एक, देखो यहां हो गया l की पावर 2, यहां l की पावर माइनस 3 है, l की पावर माइनस 1 बचेगा, बोलो सही है। तो ये तो 1 आ गया, करेक्ट यही हो गया। क्या करा हमने, m से m कट गया, l की पावर माइनस 3 है, यहां देखो l की पावर 2 है, ये l की पावर माइनस 1 से माइनस 1 कट कर दो, l की पावर माइनस 2 ये, l की पावर प्लस 2 ये, कैंसिल हो गया, और 1 से 1 पहले ही करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो दूसरा देखते तो क्या आता, रो ईटा अपॉन में d इंटू वी। रो क्या होता, डेंसिटी ml माइनस 3, ईटा क्या होता है ml माइनस 1 t माइनस 1, और ये डायमीटर का l आता, वेलोसिटी का आता ml, वेलोसिटी ना lt माइनस 1, ऐसा। अब इसमें डायमेंशन आएगा, देखो m और m क्या हो गया, m स्क्वायर, जैसे m स्क्वायर आया वैसे हटा दिया, कोई काम का नहीं। तो इनको सभी को 1 बाई 1 करोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया ये, ज्यादा समय नहीं लगेगा चेक करने में। अगर मान लो ये बाद में आता, पहले दूसरे आते, फिर भी समय नहीं लगता, क्योंकि हमें डायमेंशन पता है, डेंसिटी का डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का पता है, डायमीटर पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते, लिखा इफ x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है और t टाइम है, बताना है डायमेंशन ऑफ b। तो देखो मैंने क्या बताया, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो डायमेंशन ऑफ x को l लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ b निकालना था, और टाइम का होता है t। तो डायमेंशन ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई, l, और t की पावर 2 ऊपर जाए नीचे जाएगा तो उसको lt माइनस 2 लिख सकते हैं, भाई t की पावर 2 नीचे जाएगा, ऊपर गया माइनस 2, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो b है, क्या एक्सीलरेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखो 2019 में आया था परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऐसे, क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज एरर दिया है ABCD में, कितना कितना दिया है, 1%, 2%, 3%, 4%, चलो 1 2 3 4 है। अब आपको फॉर्मूला दे दिया है, तो परसेंटेज एरर में कैसे लिखें, तो इसमें ऐसे लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू, ए की पावर कितना है, 2, 2 आगे कर दिया, ए का एरर लिख दो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। आप लोग डायरेक्ट लिखोगे, है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि कैसे लिखेंगे लाइन, फिर सॉल्व करेंगे। b की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ गया, b में एरर कैसे, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, प्लस c की पावर कितना है 1/3, तो 1/3 आगे आ गया, c में एरर कैसे, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, प्लस d की पावर कितना है 3 है तो 3 आगे आ गया, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100।
वैल्यू रखना, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन, ये लाइन सबको आ गई होगी समझ में, वैल्यू रखते हैं। 2 को 2 लिखा, ए में परसेंटेज एरर 1% थी, प्लस 1/2 को 1/2, बी में परसेंटेज एरर 2% की थी। 1/3 को 1/3 लिखा, सी में परसेंटेज एरर 3% की थी, प्लस 3 को 3 लिखा, और डी में परसेंटेज एरर 4% की थी। इन्हें बोलते हैं परसेंटेज एरर, इन्हें ऐसे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और इधर आ गया 12। कितना हो गया? 14 और 2 16%। 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? AIPMT 2008 क्वेश्चन है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, रेडियस में जो एरर हो रहा है, परसेंटेज एरर, वो दे दिया है 2% है, ऐसे, ठीक है। बोला है देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम में एरर बताओ। किसका है? स्फीयर की बात कर रहा है। किसकी? स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एरर लिखो तो क्या लिखते हैं? डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू 4/3 नंबर है, नंबर में एरर होगी नहीं, पाई नंबर है, नंबर में एरर होगी नहीं, तो इनमें तो एरर होगी नहीं। आर की पावर 3 बचा, 3 आगे आया, आर पे एरर कितनी, रेडियस पे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। कितना आया? 3, और आर रेडियस पे एरर कितनी? 2% की थी, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6%, ठीक है। तो ये आ गया एक क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले और अभी भी आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, बताना है सिमिलर डायमेंशन ना हो। डज नॉट ना, ये ध्यान रखना, नॉट कहीं आता है तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। एम्स 2001 2007 में आया था, देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी आ जाए, रिपीट होते रहते हैं। सिमिलर डायमेंशन ना हो, देखो पहला एंगल और स्ट्रेन, ये डायमेंशन एक जैसा होता है, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। एंगल में और डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं? दोनों डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस दोनों। क्या बोला है? डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, जिनके पास सिमिलर ना हो, तो ये दोनों सिमिलर है। स्ट्रेस और प्रेशर, ये भी दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। ये सॉरी, ये दोनों सेम डायमेंशन रखते हैं, कितना? ml-1 t-2। स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात होती है लगभग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेम होता है, तो ये भी सेम रख रहे हैं। सरफेस टेंशन और टेंशन ये अलग है। देखो टेंशन का मतलब होता है फोर्स, टेंशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, रस्सियों में लगता है ना, तो टेंशन फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? ml-t-2। और सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है लिक्विड्स में, सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसका आता है mt-2, फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये वाला जो आंसर है, और प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम भी देख लेते हैं। तो फिलहाल तो अभी ये सही है, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट देखें, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को हम लिखते हैं h इक्वल टू एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ये होता है ml²t-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है t-1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ml²t-1। ये हुआ प्लैंक कांस्टेंट का, इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात। तो प्लैंक कांस्टेंट का ml²t-1 आएगा, और एंगुलर मोमेंटम का लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम का तो होता है mvr, m मास, v वेलोसिटी और r l। तो ये कितना आता है? ये आता है ml²t-1। तो ml, अच्छा ये भी देखो मिल रहा है, ये मास वेलोसिटी r, ml²t-1। तो विच डज नॉट हैव सिमिलर, तो एक ये भी आंसर है हमारे पास, ये वाला, ये वाला, ये भी करेक्ट है। और सरफेस टेंशन, इन दोनों के पास डायमेंशन अलग अलग है, दोनों के पास दो ऑप्शन है इसमें। इनके बाद देखो इन दोनों का डायमेंशन क्या है? अलग अलग आ रहा ना। ओ इसका सेम आ रहा, इसका सेम आ रहा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट वन। इसका सेम आ रहा, अलग अलग, इसमें देखो दोनों सेम आ रहा ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हुआ? एक जैसा। क्या हुआ? एक जैसा। इन दोनों का डायमेंशन क्या हुआ? एक जैसा।
इन दोनों का डायमेंशन क्या हुआ, एक जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन के समय। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, जिनके डायमेंशन सेम हो, सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। देखो, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका डायमेंशन क्या होता है, एक जैसा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम हम अगर देखें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर के आएगा, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, दोनों का डायमेंशन नहीं होता, ना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन है ना इसका, ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, यानी कि 2 और 3 डायमेंशन लेस हैं। पहला ये हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का एक जैसा होता है। एनर्जी डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसको लिखते हैं U इक्वल टू एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं ml²T-2 और वॉल्यूम का होता है L3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे m L-1 T-2। और एनर्जी इसका एनर्जी डेंसिटी का यंग मॉडुलस का तो यही आता है ml², T-2। मतलब पहला और चौथा इन दोनों के डायमेंशन क्या हुए, सेम। पहले चौथे का डायमेंशन क्या हुआ, सेम। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तो अलग होगा, और दूसरा और तीसरा भी सेम आ रहा, दूसरा और तीसरा, और पहला और चौथा, पहला और चौथा ये दिया है, दूसरा तीसरा ऑप्शन में नहीं दिया है, बाकी दूसरा और तीसरा भी सेम है, लेकिन ऑप्शन में नहीं। 2 और 4 दिया है, 2 और 4 बराबर है नहीं, 2 और 4 बराबर है नहीं, गलत हो गया ये। 3 और 5 दिया है, 3 ये, पांचवा ये बराबर नहीं है, गलत हो गया। 1 और 4 बराबर, 1 ये है और चौथा ये है, 1 ये है चौथा ये बराबर है, दोनों एक जैसे हैं। और 1 एंड 5 ये भी अलग है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आप सारे ऑप्शन ट्राई कर लिया करो कैलकुलेशन के लिए, अभी सॉल्व करना सीख रहे हैं ना इसलिए, बाकी आंसर देखना है तो आप डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए 2013 में आया था एम्स में, 2013, ये देखिए साइन कॉस का फॉर्म आया है। क्या लिखा हुआ, फोर्स F इज गिवन बाय एक्सप्रेशन F इक्वल टू A cos BX प्लस C sin DT। X हमारा डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, देन डायमेंशन ऑफ D अपॉन B आर सेम एज दोज ऑफ D और B का डायमेंशन बताना है डिवाइड में। तो पहले ये देखें D का डायमेंशन क्या होगा, देखो cos के साथ है ये, तो ये डायमेंशन लेस होगा, मतलब B इंटू एक्स का जो डायमेंशन आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा, यानी कि x, B का डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो B का डायमेंशन क्या आता, B का आता L की पावर -1, ठीक है, x नीचे जाता, x मतलब लेंथ है, L-1। ऐसे ही अगर बात करें D की, तो ये जो साइन के साथ है dt, ये भी डायमेंशन लेस आता, तो डायमेंशन ऑफ D इंटू टी कितना आता, 1, मतलब डायमेंशन ऑफ D की वैल्यू क्या आती, t की पावर -1, ठीक है, ये याद आता, t नीचे जाता, t की पावर -1। अब इन्होंने पूछा था D अपॉन B बताओ, तो D अपॉन B देख लो, तो D का डायमेंशन क्या है, T-1, और B का डायमेंशन आया L-1, यही है। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना आता, L ऊपर जाता, T-1, यानी कि वेलोसिटी क्या आया, LT-1 वेलोसिटी, देख लो वेलोसिटी, पहला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन अगर पूछता, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर आता, फोर्स के बराबर, किसके बराबर, फोर्स के बराबर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए अल्फा इक्वल टू F अपॉन V स्क्वायर साइन बीटा, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो सबसे पहले साइन के साथ क्या है, बीटा टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ बीटा टी कितना हो गया, 1 के बराबर, बीटा टी कितना हो गया, 1 के बराबर, मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आएगा, 1 अपॉन टी, यानी कि t की पावर -1, ये बीटा का डायमेंशन आ गया। अब हमें अल्फा भी लाना है, तो F अपॉन V स्क्वायर जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन में V स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या आता, फोर्स का आता हमारे पास MLT-2,
v क्या था, v यहां वॉल्यूम ले लेते हैं, f फोर्स है तो वेलोसिटी लेंगे, आप ले लेते हैं, नाम नहीं दिया, वैसे देना चाहिए था। मैं यहां पे लिख देता हूं v क्या ले लेता हूं, वेलोसिटी, क्या ले लेता हूं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस वन, एल स्क्वायर टी माइनस, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है तो स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो अल्फा का डायमेंशन क्या आता, m को m लिखते, l की पावर 1 से l कट जाता तो l की पावर माइनस वन बचता, t की पावर माइनस दो से t की पावर माइनस दो कट हो गया, l से एक l कट हुआ, l बचेगा, ऊपर गया माइनस, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन ये आ गया, ये आया बीटा का, वो आया अल्फा का। हो सकता है अल्फा इंटू बीटा कर देता, अल्फा अपॉन बीटा कर देता, बीटा अपॉन अल्फा कर देता, कैसा भी पूछ सकता है। ये भी एक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने पीडीएफ में रखा हुआ है। अगले पे आते हैं, ये जितनी भी स्लाइडें हैं इंपॉर्टेंट है सभी, है ना। देखें लिखा है, इस 2021 का क्वेश्चन है, देखो है ना, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा था आई थिंक हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एफ फोर्स, एक्सीलरेशन ए एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है, ये हो गया एफ फोर्स हो गया, ए एक्सीलरेशन हो गया और टी टाइम हो गया। इनकी पावर ले ले एबीसी, पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर याद आया कुछ ऐसे, के कांस्टेंट लेना चाहो ले सकते हो, जरूरत नहीं है। चलो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, और टी क्या था, ध्यान से देख लो, टी में गड़बड़ी हुई थी, टी टाइम है तो टाइम की पावर, टाइम को टी लिखेंगे आर। डायमेंशन देखो, ये एलएचएस हमारा ऐसा का ऐसा ही लिखा गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इधर आओ आरएचएस में, एम की पावर पी है और तो है ही नहीं, ऐसे लिखो एम की पावर पी। एल की पावर की बात करते, एल की पावर कितना है पी, या एल की पावर कितना है क्यू, और तो कुछ है नहीं, एल की पावर पी, एल की पावर क्यू ऐड हो गए। टी की पावर की बात करो तो टी को टी लिखा, टी की पावर कितना है माइनस टू पी, और टी की पावर क्या है माइनस टू क्यू, और टी की पावर क्या है प्लस आर। ऐसे कंपेयर करो, m की पावर p है, m की पावर 1, तो p इक्वल टू तो 1 आ गया। याद देखो तो p प्लस q को क्या लिख सकते थे, l की पावर है, l की पावर 2 है, 2 लिख सकते थे। p की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस q इक्वल टू 2, तो q की वैल्यू अगर देखे तो कितना आता, 1 उधर जाता, 1 बचता, q भी 1 आ गया। इधर आ जाओ, t की पावर माइनस टू पी माइनस टू क्यू प्लस आर इक्वल टू, टी की पावर कितना माइनस 2। भाई एलएचएस आरएचएस की पावर कंपेयर करते हैं, पावर। यहां देखो माइनस 2, पी की वैल्यू 1 थी, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 क्यू की वैल्यू 1 थी, 2 ही आया, प्लस आर इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कट कर दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब अगर इक्वेशन बनाते हम तो यहां ऐसे इक्वेशन बना सकते थे, कैसे, एनर्जी इक्वल टू एफ, एफ को तो एफ लिखते हैं, पावर 1 है ना पी की वैल्यू, ए को ए लिखते, क्यू की वैल्यू भी 1 है, और टी की पावर कितना आता, 2, ये आता एफ ए टी की पावर 2, टी की पावर आर था 2 आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आता है और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेता, फटाफट आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है देखो, अब ये आप उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिखा, एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। इसको आप सॉल्व करना, मैं बता देता हूं। सरफेस टेंशन मतलब इसको सिग्मा लिख लेते हैं, किस पे डिपेंड करा, एनर्जी ई, वेलोसिटी वी और टाइम टी, इनकी पावर ले ले एबीसी, एबीसी। डायमेंशन लिखो, इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, एम टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेलोसिटी है ना वी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन की पावर बी, और टाइम टी है इसकी पावर सी, ध्यान रखना टाइम टी है। चलो इसको ऐसे लिख दो, एम टी माइनस टू। यहां क्या आएगा, मास की पावर अगर देखें तो मास की पावर ए आता, एल की पावर देखें तो एल की पावर कितना आता, 2a आता प्लस बी आता, यही आता। और टी की पावर देखें तो टी की पावर क्या आता, माइनस 2a
माइनस बी प्लस सी। भाई टी की पावर -2 है, टी की पावर -b है, टी की पावर सी है। कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो मास की पावर ए है, मास की पावर 1 है। टी की पावर देख लो, टी की पावर देख लो, एल की पावर देख लो। यहाँ 2a प्लस बी को हम 0 लिख सकते थे, यहाँ एल है नहीं तो एल की पावर 0 होता। यहाँ सॉल्व करो, ए की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आती -2 बराबर। तीसरा यहाँ -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू टी की पावर कितना -2 लिख दिया, वैल्यू रखो तो -2 ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाता, प्लस सी इक्वल टू -2, 2 से 2 कट जाता, सी की वैल्यू कितनी आती है -2। आगे एबीसी की वैल्यू फॉर्मूले में रख देते तो इक्वेशन क्या बनती, यहां रखते तो हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बनता एनर्जी की पावर ए, एनर्जी की पावर ए मतलब 1, वेलोसिटी की पावर बी, बी मतलब -2 और टाइम की पावर सी मतलब टी की पावर भी आता -2। ये फॉर्मूला आता है। डिवाइड करना चाहो तो टी की पावर -2 टी की पावर -2 को नीचे ला सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे भी लिख सकते थे, सरफेस टेंशन इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी की पावर 2 और टी की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। ये आया है 2014 में। क्वेश्चन क्या था, प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ प्लेट्स बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू है F अपॉन एल स्क्वायर, F अपॉन एल स्क्वायर ऐसा लिखा है, ठीक है। बोला मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 4 and 2। फोर्स और लेंथ में परसेंटेज एरर दिया 4 और 2। देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर में एरर बताओ तो बिल्कुल सिंपल सा, डेल्टा P बाय P इंटू 100। फोर्स में एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस लेंथ की पावर 2 है ना, 2 आगे आ गया, लेंथ को क्या लिखेंगे, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स में कितना एरर थी 4%, 4%, 2 का मल्टीप्लाई करना है और लेंथ में एरर कितनी थी 2%, कितना आ गया 8%, 8%, ठीक है। देखिए ये आ रहा था 4% फोर्स पे, देख लेना पहले फोर्स है बाद में लेंथ है, फोर्स एंड लेंथ आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो एरर के क्वेश्चन तो आपसे इजीली बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस, परसेंटेज एरर का ये भी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वांटिटी, क्या है x इक्वल टू कितना दिया है 2 k की पावर 3 l की पावर 2 अपॉन m इंटू n की पावर हाफ। परसेंटेज एरर कैसे बताएंगे, तो एरर बताना x पे, तो x पे एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इक्वल टू, देखो दो तो नंबर है और नंबर में कोई भी एरर नहीं होती। k की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाता, k में एरर लिखते क्या आता, डेल्टा k अपॉन में k इंटू 100 प्लस l की पावर 2 है 2 आगे आ जाता, लेंथ में एरर डेल्टा l बाय l इंटू 100 प्लस अब बचा m, तो m को क्या लिखते हैं, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस अब m n की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाता, पावर आगे आ जाती है, डेल्टा n अपॉन n इंटू 100। वैल्यूज रखनी है, बस वैल्यू रखें। देखो 3 को 3 लिखा, k में एरर कितनी आ रही, यहां ध्यान से देख लो, यहां लिखा है पहले लिखा है k फिर l फिर m फिर n, k में एरर आ रही 1 तो ये हो गया 1, 2 को 2 लिखा, n में l में कितनी आ रही, l में आ रही है 2% तो ये लिखा 2% प्लस m में आ रही है 3% तो ये लिखा 3% प्लस ये है 1/2 1/2 और n में कितनी एरर आ रही थी, n में आ रही 4%। चलिए सॉल्व करो, 3 ये हुआ 4 ये हुआ फिर से 3 हुआ और फिर से ये 2 हुआ, 3 2 5 5 4 9 9 3 12, 12%, सी ऑप्शन है। सिंपल परसेंटेज एरर वगैरह के सारे क्वेश्चन, तो जो पैटर्न बताया उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है।
3 4, ठीक है। अब देखते हैं, एक स्लाइड में चेक कर लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। मेरे देखो कितनी स्लाइड, 3 स्लाइड, 7 स्लाइडें और रह गई हैं ना। एक बार देख लेता हूं कैसा स्क्रीन में दिख रहा, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। मतलब कैलिपर्स के बारे में बात करेंगे और स्क्रू गेज के टॉपिक्स देखेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नॉर्मली JEE और नीट में पूछा ही जाता है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में, स्क्रू गेज कैसे काम करेगा, ठीक है। चलिए देखो, स्क्रू गेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें 2-3 चीजें हमें समझना है। सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं ना, क्या देखने हैं, फॉर्मूले। तो स्क्रू गेज में जैसे पहला फॉर्मूला यहां पर आएगा जिसे हम बोलेंगे पिच। क्या बोलेंगे, पिच। नॉर्मली डायरेक्टली कभी कभी पिच का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पिच का क्या क्वेश्चन आएगा वो देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पिच होता क्या है। पिच, पिच को लिखते हैं हम यहां पर टोटल रीडिंग का। किसका देखेंगे, टोटल रीडिंग का, क्योंकि पहले ये फॉर्मूला देखें फिर पिच का देखेंगे, ज्यादा बेटर है। टोटल रीडिंग जो रहेगी ना, इसमें क्या लेंगे, पहला मेन स्केल रीडिंग लेंगे, मेन स्केल रीडिंग, फिर लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इसके बाद लेंगे लीस्ट काउंट। ये मेन फॉर्मूला है। इसमें जो हमारा पिच वाला पार्ट है ना, पिच हमें ये बताएगा कि लीनियर डिस्टेंस कितना चला एक कंप्लीट रोटेशन में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन। जब हम स्क्रू गेज को घुमाएंगे ना, एक साइकिल घुमाने में जितना लीनियरली चलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पिच, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पिच का डेफिनेशन ना लिख के हम इसका सर्कुलर स्केल का या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पिच का आप ध्यान रखोगे ना, नॉर्मली पिच हमारा 1 मिलीमीटर रहता है या 1 सेंटीमीटर भी कभी कभी रहता है, 1 मिली, वो डिपेंड करेगा स्क्रू गेज के ऊपर। तो एक बार जब घुमाएंगे एक कंप्लीट रोटेशन में जो चलेगा उसे क्या बोलते हैं, पिच। तो यहाँ पिच की डेफिनेशन लिख लें ताकि आप लोगों को ध्यान रह जाए। बस ये 3 चीजें हैं, स्क्रू गेज के सारे क्वेश्चन इन तीनों से सॉल्व होंगे। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। जब एक रोटेशन करेंगे तो जो लीनियर चलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, पिच। तो ये 3 फॉर्मूले, ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 2, ये 2 है मेन हमारे। अब आते हैं सेम स्क्रू गेज की तरह ही हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स आएगा। क्या आएगा, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं। यहां देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इसमें और स्क्रू गेज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। देखो जैसा हम लोग वर्नियर स्क्रू गेज में क्या देखते हैं, एक मेन स्केल रहेगा एक सर्कुलर स्केल रहेगा, वैसा ही कैलिपर्स में एक मेन स्केल रहेगा, अब सर्कुलर स्केल नहीं रहेगा, वहां रहेगा एक वर्नियर स्केल। क्या रहेगा, वर्नियर स्केल। बस इतना सा अंतर है। जैसे वहां हमने फॉर्मूले देखे थे, क्या देखा हमने, लीस्ट काउंट का, फिर टोटल रीडिंग का। तो पहले यार टोटल रीडिंग का देख लेते हैं। पहला टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और इनटू में लीस्ट काउंट। क्या अंतर है, हमने वहां पर स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल रीडिंग लिया था और कैलिपर्स में वर्नियर स्केल रीडिंग लिया, दोनों एक जैसे हैं। दूसरा, अब हमें मेन है कि एक्चुअल में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। इसका एक और फॉर्मूला आता है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या आता है, तीसरा पॉइंट है, होता क्या है, मान लो मेन स्केल में A डिवीजन है तो ऐसे लिखेंगे ए डिवीजन है ना, नंबर ऑफ डिवीजन को A से डिनोट कर रहा हूं, A MSD
इक्वल टू, और ये वर्नियर स्केल के मान लेते हैं बी डिवीजन है तो बी VSD, क्या आ गया, ए मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू बी वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ध्यान रखें, बस इतना ही है वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज में, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर आया था एक क्वेश्चन नीट में, और JEE में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं कैसा क्या दिख रहा है, फिर करते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही आई थिंक, है ना, ठीक है, अभी फोकस आ गया होगा, करेक्ट। तो ये हमारे मेन फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा कोई सिंगल ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। कैलिपर्स का क्वेश्चन इन फॉर्मूले से हो जाएगा, स्क्रू गेज का इन फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आया था नीट 2021 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। वायर का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं, देखो मेन स्केल रीडिंग कितना लिया है 0, MSR कितना हो गया 0 हो गया, तो मेन स्केल तो खत्म ही हो गया। आगे क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग है ना। फिर लिखा है गिवन दैट 1 mm ऑफ द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। 1 मिलीमीटर, देखो ध्यान से, 1 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल का 1 मिलीमीटर करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पिच, क्या निकाल सकते हैं, पिच। एक रोटेशन जब करेंगे, घुमाएंगे, तो मेन स्केल में कितना चल रहा, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन इन द सर्कुलर। तो यहां पे कितना लिखेंगे हम लोग, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 डिवीजन, लिखा था हमने पिच का, पिच बोल रहा हूं इसको हम लीस्ट काउंट बोल रहे हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना हुआ 1 mm, सर्कुलर स्केल कितना हुआ 100, तो अगर इसको डिवाइड कर लें तो कितना आता, 0.01 mm, ठीक है। अब आगे क्या था, डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डेटा। तो डायमीटर अगर निकालेंगे तो टोटल रीडिंग क्या आएगी, टोटल रीडिंग, देखो मेन स्केल रीडिंग तो 0 हो गई, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा 0। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52 डिवीजन है ना, देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, तो CSR की जगह 52 लिख दिया, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, ठीक है। पॉइंट हटा दो, कितना आ गया 100, ये मिलीमीटर में आ रहा भाई साहब। अब ऑप्शन देखेंगे हम, है ना, इसको डिवाइड कर लो, कितना आया, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना 0.52 मिलीमीटर, कितना आया 0.52 मिलीमीटर। देखो यहां पर ये सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए हैं, मिलीमीटर में ऑप्शन नहीं है, तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1/10, मतलब आंसर क्या है 0.052 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना हुआ 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, देखिए नीट 20 में आया था ये 2020 में। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट गिवन है इस बार डायरेक्ट 0.01 क्या है मिलीमीटर, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, CSR की वैल्यू दी है 50 डिवीजन, ठीक है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, देखो डायरेक्ट पिच का फॉर्मूला लगा दो, पिच याद करो, पिच अपॉन में सर्कुलर स्केल रीडिंग या टोटल रीडिंग लिख सकते हैं सर्कुलर, इसको क्या लिख रहे थे लीस्ट काउंट, याद आया, ठीक है। पिच अपॉन में CSR यानी कि टोटल सर्कुलर टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, इसको क्या लिखते थे लीस्ट काउंट। मुझे क्या निकालना है इस बार, पिच निकालना है, तो पिच को लिखा पिच इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है 0.01,
mm इंटू सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन थे? 50। नॉर्मली सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन होते हैं, बट क्वेश्चन में आपको 50 भी दे सकता है। देखो यहां दिया हुआ है 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 आया, डिवाइड करो 0.5, 0.5 क्या है? मिलीमीटर में था, 0.01 मिलीमीटर था ना, तो आंसर क्या आएगा? मिलीमीटर में। तो ये आ गया 0.50 मिलीमीटर। ये भी कंप्लीट हो गया। जो 3 बताए ना फॉर्मूले, उन्हीं को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया है ये नहीं पता अपने को, लेकिन बनाया है मैंने इसको पीपीटी में ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? n। किसमें? वर्नियर कैलिपर्स में। ठीक है, आगे क्या है? n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मैंने भी एक लिखा था आपको कैलिपर्स में फॉर्मूला, आप लोगों को ध्यान होगा तो ये देखें, ये देखो लिखा था ना, A डिवीजन ऑन मेन स्केल और B डिवीजन वर्नियर स्केल, दोनों क्या होंगे? बराबर। वैसे ही यहां पे करना है हमें। ये देखो कितने n डिवीजन वर्नियर स्केल, तो ये लिखा n डिवीजन इन वर्नियर स्केल इक्वल टू मेन स्केल में कितने डिवीजन थे? n-1 इन मेन स्केल। दोनों हमने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। दोनों हमने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। अब आगे क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट बताना है। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है। क्या पता था लीस्ट काउंट? मैंने लिखा था MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD, यही लिखा था। तो यहां हम क्या करेंगे? वर्नियर स्केल की वैल्यू सॉल्व कर लो। किसकी वैल्यू सॉल्व कर लो? वर्नियर स्केल की। तो मैं यहां से वर्नियर स्केल की वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से लिख रहे हैं वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, ये डिवाइड कर दो तो आगे n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। यहां रखेंगे तो MSD को तो MSD लिख दिया, VSD की वैल्यू क्या है? n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है? सॉल्व कर लो। MSD कॉमन कर ले, मेन स्केल डिवीजन हमने कॉमन कर लिया। क्या बचा यहां? 1 माइनस, यहां क्या बचा? n+1 अपॉन में n, यही बचेगा भाई। माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, -n+1। अब इसको सॉल्व करना है। MSD को MSD लिख लो, n का इधर मल्टीप्लाई तो n-n+1 अपॉन n। n से n क्या हो गया? कट। बचा क्या? 1 अपॉन n इंटू MSD, यही आ रहा लीस्ट काउंट। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे इन्होंने एक बोला था द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स में कितने डिवीजन थे? n डिवीजन थे पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन थे। ठीक है, और लीस्ट काउंट पूछा है ऑफ द वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट को हम MSD के फॉर्म पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लीस्ट काउंट को आप इस फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, और या तो मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म पे लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक लास्ट इसका क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आया था, प्रीवियस ईयर आया था, देखो नीट 2024। क्वेश्चन क्या लिखा है? इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो क्या लिखा? n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन, कैपिटल N ले लो, यहां भी कैपिटल ले लेते हैं, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है, वो पूछना चाह रहा है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग बताओ क्या होगी। ठीक है, या हम इसी वर्नियर कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट कितना होगा। चलिए तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां से वर्नियर स्केल की वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं जैसे पहले करा था। तो ये आ गया n अपॉन में n+1
MSD या मेन स्केल रीडिंग लिख सकते हो या मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हो। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दो। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या आया था, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों का डिफरेंस ले लो, जैसे डिफरेंस लेंगे क्या आएगा, MSD को MSD लिख लिया माइनस वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या है n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, दोनों में MSD कॉमन कर लिया जैसा पहले करा था। अभी क्या आ गया n+1 माइनस n/n+1 और ये लिख दिया MSD। ऐसे ध्यान रखो है ना, ये हमारे n+1 इधर चला गया तो यहां देखो n से n क्या हो गया, कट हो गया, तो ये क्या बचा 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ये आ गया लीस्ट काउंट। बट यहां पर क्या है, आपको मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। क्या दिया है, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। कितना दिया था, तो बोला था देखो यहां पे इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, मतलब MSD की वैल्यू क्या है 0.1 mm। ठीक है, आगे पर सेकेंड वो डिवाइड में देगा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/n+1 और 0.1 mm दिया है ना, इसको लिखेंगे 0.1 mm। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10। कितना आएगा 10, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/10। अब ब्रैकेट में क्या है n+1 और ये क्या आएगा mm में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, देखो किससे पूछा है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ गई 1/1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर देखेंगे तो 1/10 आएगा, तो 100 हो गया 100n+1। देखो वही तीन फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और 1/100n+1 आ रहा। 1/100n+1 किधर है ऑप्शन n+, ये इधर आ गया बी वाला ऑप्शन। ये लिखा 1/100 ब्रैकेट में n+1 को इधर ले आना है ना, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ गया, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वर्नियर कैलिपर्स के और जितने क्वेश्चन थे स्क्रू गेज के पूरे कंप्लीट हो गए। स्लाइड में एक्चुअल में एक एरर आ रही थी, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। वो हमारा क्वेश्चन है, इधर दिया हुआ है, जस्ट मिनट। ये है, ये तो हो गया था। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आया था जेई मेंस 2022। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखें, लिखा है एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी p इज गिवन बाय दिस वन। मतलब p हमारा क्या है डायमेंशनलेस है। क्या है हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, p हमारा मैं यहां पे लिख लेता हूं, p की वैल्यू जो है वो क्या है अल्फा अपॉन में बीटा, फिर लिखा है लॉग ब्रैकेट ऑफ लिखा है के टी अपॉन में बीटा एक्स, ऐसा इक्वेशन है। और लिखा है अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिर बोला टी हमारा टेम्परेचर है, देन द डायमेंशन ऑफ ए विल बी, ए नहीं आएगा अल्फा आएगा, ये ए नहीं आएगा अल्फा आएगा, इसको अल्फा करेंगे क्योंकि ए है नहीं ना मेरे पास, इसको अल्फा लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा विल बी, तो अल्फा की डायमेंशन बताना। एक चीज पहले ये समझो, पी डायमेंशनलेस है और ये लॉग वाला जो पूरा टर्म्स होता है ये वाला टर्म, ये तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस होता है। मैंने बता रखा लॉग के टर्म्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल टर्म हो, वो सारे क्या होते हैं डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है, मतलब अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन पी के बराबर होगा और पी भी डायमेंशनलेस है, मतलब अल्फा और बीटा का डायमेंशन भी एक होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। अब बोला क्या है पी इज अ डायमेंशनलेस, मतलब ये हमारा क्या हो गया 1 के बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी तो हमारा 1 के बराबर, मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा बराबर, तो यहां लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा। जो अल्फा का डायमेंशन आएगा वही बीटा का डायमेंशन आएगा। अब यहां से बीटा का निकाल लो डायमेंशन, अपने आप आ जाएगा।
तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो यहां से देख लेते हैं। लॉग के साथ ये पूरा टर्म है, इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा 1 के बराबर, मतलब मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। बीटा का डायमेंशन निकालो यहां से, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर बाय एक्स। बस अब यहां वैल्यूज रखनी है और सॉल्व कर लेना है। तो बीटा का डायमेंशन क्या आएगा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 और k माइनस 1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। फिर टेम्परेचर था, टेम्परेचर का क्या होता है k। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा x, x क्या था लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l। तो डायमेंशन ऑफ बीटा आ गया, कितना आया, m को m लिखा, एक l से एक l कट हो गया तो l बचा, और t की पावर माइनस 2 बचा, k से k कट हो गया, मतलब बीटा का डायमेंशन क्या आया mlt माइनस 2। सेम एज अल्फा का डायमेंशन भी क्या आएगा mlt माइनस 2। फिलहाल हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा तो शायद अल्फा का पूछा था भाई, ये दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों क्या है बराबर, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा mlt माइनस 2। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा mlt, नो नो नो, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, माइनस 2 आना चाहिए ना, ये माइनस 2 आएगा, यहाँ पर अभी प्लस 2 है। ml देखें यहाँ पर l की पावर 0 है तो ये तो होगा नहीं, l की पावर माइनस 1 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, इसको चेक कर लेना, करेक्ट कर लें इसे, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये आएगा mlt माइनस 2 आएगा, क्या आएगा माइनस 2, ब्लू कलर ले लेता हूं मैं, माइनस 2, ठीक है, आप चेक कर लेना इसे। तो कितना आया mlt माइनस 2, ये हमारा आंसर आ रहा। आप एक बार कैलकुलेशन वाला पोर्शन जरूर देख सकते हैं कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो नहीं रही है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए उतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो ये सफिशिएंट टॉपिक मिलेंगे आपको। बाकी आप ज्यादा प्रैक्टिस के लिए कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।